हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। फाइनली इंतजार खत्म हुआ। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आ गई है एंड ये नोटिफिकेशन आज ही आई है 22/9/2021। जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन की, फॉर्म एप्लीकेशन की, इट इज 12/10/2021, मतलब अगले महीने के 12 तारीख तक, अक्टूबर 12 तारीख तक। ओके, और ये एग्जामिनेशन होगी 2022 में। इंजीनियरिंग सेक्शन, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ओके, हाउ टू अप्लाई, एग्जाम को अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आप www.upsconline.nic.in के वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आपको इसका नोटिफिकेशन दिख जाएगा। सो वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई आज ही से शुरू कर सकते हैं 22 सितंबर से, और 12 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये सब कुछ मैंडेटरी डेटा है। आप अपनी फॉर्म जब अप्लाई करने जाओगे उससे पहले आपको इन सब चीज़ों को रेडी रखना है। अपना कोई आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ये सब, पैन कार्ड, ठीक है, इसको रेडी रखना है। अपना पासपोर्ट साइज फोटो को रेडी रखना है, स्कैन कॉपी उसका, अपना सिग्नेचर को रेडी रखना है। इन सब चीज़ों को लेके जाएंगे और उसके बाद अप्लाई कर देंगे। अब और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे सुनिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज इन कैटेगरी ऑफ ब्लाइंडनेस, मतलब जिनको बिल्कुल नहीं दिखता है, वो इस एग्जामिनेशन के लिए, इंजीनियरिंग सर्विस 2022 के लिए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करिए, क्योंकि उनके लिए किसी भी तरह का पोस्ट इस वाले एग्जाम में नहीं रखा गया है। लेकिन अगर ऐसे पर्सन्स हैं जिनका विजन है लेकिन बहुत थोड़ा है, ज्यादा नहीं है, विथ लो विजन कैटेगरी अगर आप आते हैं, ओके, तो आप अप्लाई कर सकते हो अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, उस कैटेगरी में आपके लिए पोस्ट रखा गया है। जो प्रीलिमिनरी स्टेज का एग्जामिनेशन होगा, इस एग्जामिनेशन को 2 स्टेज में कंडक्ट करवाया जाता है। एक प्री स्टेज, दूसरा होता है मेंस। आप प्री क्वालिफाई करते हो, फिर मेंस में आपको बैठने का मौका मिलता है। तो इसके बारे में भी आपको मैं डिटेल जानकारी दूंगा, इसी नोटिफिकेशन में आगे चलेंगे, बने रहिएगा वीडियो में। सो जो प्री की एग्जामिनेशन होगी, इसका डेट है 20 फरवरी 2022। तो मोटा मोटी आज से लेके आपके पास 4 महीने का टाइम है। ओके, पिछले साल ड्यू टू कोरोना आपका जो एग्जामिनेशन हुआ था, आपको ध्यान में होगा, वो हुआ था मतलब 22 तारीख को, 22 सितंबर को। तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेट था, कोरोना पेंडेमिक था, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेट पे नहीं होगा, ये होगा 20 फरवरी को। ओके, डेट दे दिया, लेकिन अगर मान लीजिए आगे चल के कुछ बदलाव होता है तो वो नोटिफिकेशन दिया जाएगा आपको। नाउ, कौन कौन से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले इस एग्जामिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं? सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का मतलब जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कहते हैं, वही चीज है, मतलब ECE। ओके, नाउ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने हैं? तो देखिए, द नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड, ओके, बाय दिस एग्जामिनेशन इज 247, ओनली 247 इंक्लूडिंग ऑल दिस 4 ब्रांचेस, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। सारे ब्रांचेस को मिला के 247 वैकेंसी आपके रिलीज किए गए हैं, जिसमें से भी 8 वैकेंसी है फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, 6 वैकेंसी आप उसमें से भी हटा दीजिए फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग लेप्रोसी, क्रूड, डार्फिज्म, बहुत नाटा है, बोना है, एसिड अटैक, ओके, मस्कुलर, अगर उसमें कुछ मतलब शारीरिक परेशानी है उन लोगों के लिए। फिर 2 वैकेंसी फॉर हार्ड हियरिंग, जिनको बहुत मुश्किल से थोड़ा सा सुनाई देता है, ठीक है, उनके लिए। फिर इसमें रिजर्वेशन कैटेगरी रखी गई है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्वेशन रखी गई है। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये जनरल कैटेगरी में रिजर्वेशन होती है, जनरली 10% समथिंग की रिजर्वेशन होती है। सो EWS का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको 10% की रिजर्वेशन मिलेगी मेरे दोस्त। सो अब हम फोकस करेंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिलेंगे। सो सिविल इंजीनियरिंग का अगर बात करें, तो जो कि अपना चैनल ओरिएंटेड है टुवर्ड्स सिविल इंजीनियरिंग, सो इसी पे मैं आपको मेन फोकस रखूंगा, बाकी आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस डिपार्टमेंट, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस रोड्स, ग्रुप ए सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट मिलेगा आपको। सर्वे ऑफ इंडिया ग्रुप ए सर्विस, AEE सिविल इन बॉर्डर रोड इंजीनियरिंग सर्विस। अब इस पे स्टार मार्क है, मतलब इसकी वैकेंसी ये आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, ठीक है, इस डिपार्टमेंट से।
ये डिपेंड करेगा उनके ऊपर। इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर, AEE इन क्वालिटी एंड कंट्रोल इन MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, ओके, सर्वेयर कैडर में। सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग ग्रुप ए सर्विस, इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस, ये सारे डिपार्टमेंट्स में आपको जॉब दिया जाएगा। देखिए यहाँ बहुत बुरी बात है, बुरी बात यह है कि रेलवेज का वैकेंसी नहीं है, ओके। ये लास्ट 2 साल से इन्होंने हटा दिया है, क्योंकि रेलवेज का वैकेंसी आता था तो टोटल वैकेंसी नंबर ऑफ सीट 180-200 समथिंग रहते थे, तो इंडियन रेलवे ने अपना वैकेंसी विथड्रॉ कर दिया था 2 साल पहले ही। तो इस बार भी नहीं है, पिछले साल भी नहीं था, उसके पहले भी नहीं था, इस बार भी रेलवेज का वैकेंसी नहीं आया। सो रेलवे के लिए उन्होंने बोला था कि रेलवे का एग्जामिनेशन हम अलग से कंडक्ट करवाएंगे अंडर दी सेक्शन ऑफ IRMS इंडियन, ओके, इंडियन रेलवे सर्विस, लेकिन वो अभी तक आया नहीं है, उसका पोस्ट, उसका नोटिफिकेशन भी कुछ नहीं आया है। तो देखिए क्या होता है रेलवेज का। रेलवेज के लिए मेरे को अभी जितना ध्यान में है, जितना इंफॉर्मेशन हमको है कि RRB JEE जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जूनियर इंजीनियर का एग्जामिनेशन होता है, ओके, सारे डिपार्टमेंट्स के लिए, सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए, इसमें जो एग्जामिनेशन होती है इसके थ्रू से लगभग 3400 वैकेंसी आएंगे आने वाले साल 2 साल के अंदर में। तो शायद वो RRB JEE के थ्रू से वैकेंसी को लेंगे। फिर ऑफिसर कैटेगरी अगर बनाना है उनको तो RRB JEE को ही प्रमोट करके ऑफिसर कैटेगरी बनाएंगे, या फिर IRMS जल्द ही लॉन्च करेंगे, लेकिन उसका कोई नोटिफिकेशन अभी तक डिटेल आया नहीं है। अब बात करते हैं, आप सभी को कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होगा कि ये जो 8 पोस्ट इन्होंने दिए, 8 डिपार्टमेंट इन्होंने दिए हैं, इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो आपका पहला डिपार्टमेंट है सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस, ये बहुत अच्छा है। IAS का नौकरी तो कोई भी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा, लेकिन सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस बहुत अच्छा होगा। फिर सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग, ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस रोड, ये भी बहुत अच्छा है। सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी बहुत अच्छा जॉब है। और बाकी ये जो है इंडियन डिफेंस में किसी को इंटरेस्ट है तो जा सकते हैं, इसमें फिर फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट सब कुछ आने लगती है, ओके। तो ये सारे डिफेंस के हो गए। फिर बॉर्डर रोड सर्विस हो गया, ये BRE, ओके, ये डिफेंस सर्विस हो गया, ये मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस हो गई। ये तीनों डिफेंस कैटेगरी में आ गया, जिसमें फिजिकल हेल्थ को भी डिटेल में देखा जाता है। बाकी 1 2 3 4, ठीक है। और इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस, इसमें भी आपको मिलता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो अच्छा, बहुत अच्छा बोला, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस, ठीक है, और फिर सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विस ग्रुप ए, फिर सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस रोड एंड सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट, ओके। नोटिफिकेशन में सब कुछ डिटेल में दिया गया है। जैसे हमने सिविल इंजीनियरिंग के लिए डिपार्टमेंट देखा, तो इसी तरह से ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए डिपार्टमेंट्स है, ओके। आप नोटिफिकेशन कंप्लीटली डाउनलोड करके देख पाओगे। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए ये डिपार्टमेंट्स हैं, ओके। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वालों के लिए ये डिपार्टमेंट्स हैं। सो किसी में भी आपका रेलवे सर्विस नहीं है, जो कि बुरी बात है। पहले रेलवे स्टोर सर्विस भी आता था, वो भी नहीं दिया इस बार, तो अच्छा नहीं लग रहा है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात देखिए, एजुकेशन सबका हक है, पढ़ाई लिखाई सबका हक है, ठीक है। तो अगर कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति है, अब वो इनमें से कोई पढ़ाई कर लिया है इंजीनियरिंग का और उसने कंपटीशन भी क्रैक कर लिया, सो वो एलिजिबल होगा कि नहीं जॉब के लिए, ये डिसीजन ली जाएगी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके बाद, ठीक है। आप एग्जाम तो अप्लाई कर सकते हो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब सेंटर कहाँ कहाँ होंगे आपके प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के, ये सारे सेंटर्स होंगे, ये सारे सिटीज में। सो जो भी आपका नियरेस्ट सिटी है आप वहीं पर एग्जामिनेशन को भरिए। ये नहीं कि हम एग्जामिनेशन को भर दिए गुवाहाटी, दिसपुर, और मैं हूँ जम्मू कश्मीर का, और घूमने के लिए मेरे को गुवाहाटी जाना है तो मैं भर दिया हूँ एग्जाम, या फिर घूमने के लिए मेरे को विशाखापट्टनम जाना है तो मैं एग्जाम भर दिया। ऐसा मत करो यार, अपना एग्जाम जाओ, अच्छे से जाके देख आओ, टेंशन प्रेशर लेके मत जाओ, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर 1 घंटे के दूरी पर आपका सेंटर अगर आ रहा है तो आप आराम से सुबह घर से 6 बजे 7 बजे निकलो और उसके पहले दिन तक पढ़ो, और एग्जामिनेशन सेंटर पे भी जाके शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो। ये अच्छी बात होती है, समझे क्या। हम जब एग्जामिनेशन दिया करते थे, हमारा सेंटर, मैं ऐसा लोकेशन पे ही रहता था जहाँ से मेरा सेंटर हमेशा, मतलब 700 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 400-500 किलोमीटर से तो कभी मेरा सेंटर नज़दीक हुआ ही नहीं। सो ऐसे कंडीशन में हम अपना बाइक लेके निकल जाते थे, अगर ट्रेन का सर्विस नहीं है तो, ओके। तो एक दिन पहले पहुंच जाते थे। लेकिन
एंड दीज आर दी सेंटर फॉर मेन एग्जामिनेशन। आपका जो मेंस का एग्जामिनेशन होगा उसका ये सारा सेंटर्स है। सो आप अकॉर्डिंगली अप्लाई करना। तो अभी जो नोटिफिकेशन में इन्होंने सेंटर दिया है, इन सेंटर्स को चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है। ये गवर्नमेंट के हाथ में है, ओके। वो कभी भी एट एनी टाइम वो सेंटर को चेंज कर सकते हैं। तो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन दिया जाएगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी कंडीशन कि आप किस परिस्थिति में एग्जामिनेशन को दे सकते हो, क्या क्या चाहिए। नेशनलिटी मतलब आप किस देश के नागरिक हैं। कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, या फिर सब्जेक्ट ऑफ भूटान। तिब्बतियन रिफ्यूजी वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तंजानिया, जाम्बिया, इथोपिया, बहुत सारे अलग अलग कंट्री के लोग जो आके इंडिया में बसे हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट देखिए, आपका एज 30 क्रॉस नहीं होना चाहिए, और एज ऑन 1 जनवरी 2022 अगर 30 क्रॉस हो चुका है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपका एज 30 क्रॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई सर्विसमैन है जो पहले से काम कर रहा है कहीं ना कहीं, तो उसका अपर लिमिट जो होगा वो 35 साल तक होगा। तो अगर जैसे कि आप SSC JEE वाले एग्जामिनेशन में पहले से काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं, सो आप अगर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपके पास और 5 साल अतिरिक्त मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। सो बच्चों, अगर आपको ESC आगे देना है, ठीक है, तो कोई ना कोई एग्जाम में घुस जाओ, पहले से अभी से नौकरी करते रहो, ये जरूरी है। तब 5 साल का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, इस वाले फायदे को भी आप यूज करिए। सॉरी, ये SSC JEE अगर आप देते हैं तो उसका कोई लाभ आपको नहीं होगा एज रिलैक्सेशन में। आपको इन डिपार्टमेंट्स में, जो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स प्रोवाइडेड है, इनमें से ग्रुप A पोस्ट पे होना चाहिए, ओके। इनमें से ग्रुप A पोस्ट पे होना चाहिए। खैर ये बात की बात है। एप्लीकेशन फ़ी कितना होगा? देखिए 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है, और जो इस कैटेगरी में आते हैं, फीमेल के लिए कोई पैसा नहीं, लड़की के लिए, SC ST PWD इनके लिए कोई पैसा नहीं, और बाकी सारे लोगों के लिए 200 रुपया का एप्लीकेशन फ़ी है। और इन माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो, बैंक में भी जाके पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं आप, ओके। अब इम्पोर्टेंट सेक्शन जो बात कर लेते हैं, बाकी सब सेक्शन तो आगे पीछे, पहले एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन मतलब एग्जामिनेशन पैटर्न। एग्जामिनेशन आपका 3 स्टेजेस में होगा। स्टेज 1 प्रीलिमिनरी, फिर मेन एग्जाम, ठीक है, फिर तीसरा स्टेज जो आपका इंटरव्यू, ओके। सो प्रीलिमिनरी स्टेज को क्लियर करने के बाद आपको मेन एग्जाम लिखने के लिए दिया जाएगा। फिर मेन एग्जाम का कट ऑफ अपना निकलेगा, उस कट ऑफ को अगर आप क्लियर किए हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर इंटरव्यू में आपका नंबर जोड़ने के बाद आपका रैंक आएगा। फिर अंदर रैंक अगर आप आते हैं, और मतलब नंबर ऑफ पोस्ट और जितना भी है 100 पोस्ट मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग से निकला है, तो अगर आप अंडर 100 आ जाते हैं, ओके, या फिर आपका लास्ट नंबर ऐसा आया, आप ही का नंबर लास्ट था और ऐसा आया कि आपका रैंक 100 है, और तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको जॉब मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? सो इस तरह का कुछ सिस्टम है इसमें। सो जो प्रीलिमिनरी वाला पेपर है, इट विल बी ऑफ 500 मार्क, जिसमें 2 पेपर होंगे। एक पेपर आपका ब्रांच पेपर होगा टेक्निकल 300 मार्क का, और दूसरा पेपर होगा नॉन टेक्निकल 200 मार्क का। तो नॉन टेक्निकल इसमें वो SSC JEE वाला IAS वाला नॉन टेक्निकल नहीं है दोस्त, ये अलग नॉन टेक्निकल है। इंजीनियरिंग नॉन टेक्निकल है यहाँ पे, ठीक है। इसका सिलेबस के बारे में मैं आपको आगे चल के डिस्कस करूंगा। और फिर उसके बाद जो मेन एग्जामिनेशन होगा, ये एग्जामिनेशन में आपको तभी अपियर करने के लिए दिया जाएगा जब प्रीलिमिनरी स्टेज का कट ऑफ क्लियर करोगे। कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर क्वालिफाइड फॉर एडमिशन इनटू मेन स्टेज, ओके, विल बी काउंटेड फॉर डिटरमाइनिंग देयर फाइनल ऑर्डर और मेरिट आफ्टर इंटरव्यू। ये इंटरव्यू के बाद होगा। और इंटरव्यू में कितने लोगों को बुलाएंगे? मेन एग्जाम जितने लोगों ने क्वालिफाई किया, जो रेशियो होगा 6:7 का रेशियो होगा, ठीक है। अगर मेरे पास 100 सीट है, 100 जॉब देनी है, और मेन एग्जाम को क्वालिफाई किया 6000 लोगों ने, उतना जो भी है, तो हमको बुलाया जाएगा 600 लोगों को ओनली, या फिर 700 लोगों को, उससे ज़्यादा नहीं। समझे क्या? सो बहुत कंपटीशन टफ होने वाली है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट कम है ना, कंपटीशन टफ होगी। सो अच्छे से पढ़िए। अब इम्पॉर्टेंट बात देखिए, जो मेन स्टेज का पेपर है उसमें कोई कन्वेंशनल पेपर होता है, मतलब लिखना पड़ता है आपको, लेकिन प्री का जो पेपर होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। क्लियर है?
नेगेटिव मार्किंग होगा। अगर क्वेश्चन गलत कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग होगा। अब ये नेगेटिव मार्किंग कितना होता है 1/3 और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है, प्लस वो क्वेश्चन का मार्क भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो क्वेश्चन तो गलत हो गया। फॉर एग्जांपल कोई किसी क्वेश्चन को आपने गलत कर दिया, 1 नंबर का क्वेश्चन था, तो आपका 1/3 मार्क डिडक्ट हो जाएगा आपका जो मार्क आने वाला था उसमें से भी, समझे। सो हमको बहुत केयरफुली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने होते हैं, अंधाधुंध टिक नहीं लगाना है, अच्छे से टिक लगाना है। अगर क्वेश्चन आ रहा है तो ही टिक लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, कंफ्यूजन में कभी भी नहीं लगाएंगे। ओके, और OMR शीट को अच्छे से फुल करना है। अगर OMR शीट को अच्छे से फुल नहीं किए तो उस केस में भी कभी कभी गलत हो जाता है। ओके, अब अभी आप सभी को थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये टोटल कितने मार्क का एग्जामिनेशन होगा टोटल। अगर मैं आपको टोटल का बात बताऊं तो प्रीलिमिनरी स्टेज में पहला ऑब्जेक्टिव वाला 500 नंबर का, फिर कन्वेंशनल वाला 600 नंबर का, मतलब इसमें 2 पेपर होंगे, इसमें भी 2 एग्जामिनेशन होंगे, प्लस 200 नंबर का आपका इंटरव्यू। तो कितना हो गया कुल मिला के 1300 नंबर का एग्जामिनेशन हो गया। और आपको मैं बताऊं इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको कम से कम फर्स्ट डिवीजन तो आना होगा, मतलब इसका 60% 65% मार्क मिनिमम उतना तो रिक्वायर्ड है ही। तो ये आप कुछ सोच सकते हो कि हाँ मेरा होगा नहीं होगा, है ना। तो ये लगभग आपको 700, है ना, और 750 इतना नंबर भी अगर आप 1300 में लेके आ गए कुल मिला के तो भी आपको नौकरी मिल जाएगा, समझे क्या। ओके, मिलने का चांस है। ओके, सो देखिए ज्यादा नंबर तो नहीं है। ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 1000 में 1300 में से 1000 लाना है, वो लाते हैं जो टॉपर होते हैं वो लाते हैं, फुल मार्क लाते हैं। ओके, 800 900 1000 तक लाते हैं, लेकिन आपको कम से कम 700 750 800 के करीब नंबर लानी है, ठीक है, 1300 में से। अब एग्जामिनेशन ड्यूरेशन का बात करें तो जो 200 नंबर का पहला पेपर होगा जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड उसको कहा जाता है, वो 2 घंटे का होता है और 200 नंबर की होती है। ये 2 घंटे में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन का 2 नंबर होता है, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर होगा उसी दिन होगा और ये 3 घंटे का होगा और ये 300 नंबर का होता है। इसमें लगभग आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स होता है, तो टोटल हो गया 500 मार्क्स। तो इसमें से आपका फिर कटअप निकाला जाएगा, आप प्री क्वालिफाई हुए कि नहीं, फिर आपको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, आप मेंस में जाओगे। मेन स्टेज का जो एग्जामिनेशन होगा ये प्री के होने के 2-3 महीने बाद होगा, ठीक है, अभी उसका डेट अभी नहीं बताया गया है। तो ये सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1 300 मार्क्स नंबर की होगी, 3 घंटे। पेपर 2 सिविल इंजीनियरिंग 3 आवर 300 मार्क्स, टोटल 600 मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे कट ऑफ को कैसे डिसाइड किया जाता है, यहाँ पर इस स्टेज पर मेंस एग्जाम को देने के बाद आपका प्री प्लस मेंस, ओके, दोनों को मिला के कट ऑफ को डिसाइड किया जाता है, यहीं पर फाइनल हो जाती है। तो ये निकल गया, मान लो आपका रिटर्न निकल गया, तो रिटर्न निकल गया मतलब आप इंटरव्यू के लिए चले गए। इंटरव्यू कितना 200 नंबर का, क्लियर है। अब देखिए रिटर्न वाला एग्जामिनेशन तो आपके हाथ में है कि आप कितना ला सकते हो। तो आपको रिटर्न एग्जामिनेशन ही 1100 नंबर का पूछ रहा है। सो फॉर एग्जांपल आपको जॉब चाहिए ही चाहिए, तो इतना मेहनत करो कि रिटर्न स्टेज पर ही 800 850 नंबर अचीव कर पा रहे हो, या फिर नहीं भी कम से कम तो 750 745 इतना नंबर तो कम से कम रिटर्न स्टेज में ही अचीव करिए, तब जाके इंटरव्यू में उनका, अब इंटरव्यू वाला कितना नंबर आपको देगा ये उनके ऊपर निर्भर करता है, समझे क्या। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन देम। इसलिए वो आपको 50 नंबर भी दे सकते हैं, 80 नंबर भी दे सकते हैं 200 में से। सो उनके भरोसे नहीं रहना है अपने को, हम रिटर्न में ही अपना सिलेक्शन श्योर कर लेंगे और इंटरव्यू में 50-60 जो भी मिले हम सोचेंगे कि हाँ मेरा नौकरी तो पक्का हो ही गया, समझे क्या। वो सोच के हम इस तरह से हमको स्टडी करनी होगी, क्लियर है। आप इसी तरह से स्टडी करिए। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट बात सिलेबस की। पहला पेपर 1 का जो एग्जामिनेशन होगा जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड प्रीलिमिनरी स्टेज ऑब्जेक्टिव, ये सारे ब्रांचेस के लिए कॉमन होती है। इसमें देखिए जो टॉपिक्स है करंट इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रिलेटिंग टू सोशल करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, engineering aptitude covering logical reasoning and analytical ability,
मतलब एप्टीट्यूड में आपका रीजनिंग भी है, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, मतलब सिंपल, रेशियो, प्रोपोर्शन, वो सब चीजें। रीजनिंग मतलब ब्लड रिलेशन वगैरह, इन सब चीजों का। तो ये पेपर को अच्छे से करना है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस को अच्छे से करिए। अपना चैनल पे अभी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हम आपको पढ़ा रहे हैं फॉर ईएससी गेट, ओके, तो आप वहां से वीडियो कोर्स को फॉलो कर सकते हो। रीजनिंग और एप्टीट्यूड का अगर वीडियो कोर्स चाहिए तो हमको मैसेज करिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे 7008420353 पर। आपको वीडियो कोर्स गूगल ड्राइव का लिंक दे देंगे, आप उतना पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, इट इज सफिशिएंट, है ना। टाइम वर्क, बेसिक चीजों से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोर्थ, जनरल प्रिंसिपल एंड डिजाइन ड्राइंग, ये मैं सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए बात कर रहा हूँ। डिजाइन ड्राइंग, इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी, स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी, प्रैक्टिस इन प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस सर्विस, है ना। बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंट, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। आपको यूनिट बाय यूनिट डिफाइन कर दिया है कि हमको कितना पढ़ना है, कौन कौन सी चीजों को पढ़ना है, ओके। तो ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला कोई चीज है नहीं। बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बेसिक्स ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ICT, बेस्ट टूल्स एंड देयर एप्लीकेशन इन इंजीनियरिंग सच एज नेटवर्किंग, ई-गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन, एथिक्स एंड वैल्यूज इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन। ये 10 पेपर से आपका 200 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है। अब इसमें से जो 10 टॉपिक्स हैं, इन 10 टॉपिक्स में से हर एक टॉपिक का जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 5 से 15% है, मतलब इक्वल मार्क डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने कह दिया है। अब देखिए इस पेपर को कैसे क्रैक करें, मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट एंड इजी वे टू क्रैक दिस पेपर 1 मैं आपको बताता हूँ। आपको पेपर 1 में अधिक से अधिक कितना लाना है, अप्रोक्सीमेटली 100। अगर इतना भी आ जाता है तो आप बहुत अच्छे स्टेज पर रहेंगे, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 100 लाने के लिए आपको क्या करना होगा, मतलब 50% मार्क को अचीव करनी है। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, इसको अच्छे से कर लो डिटेल में। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इनको अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये सब चीजें तो टेक्निकल पार्ट में ही आ जाता है, कैलकुलेशन पार्ट में आ जाता है। तो इन सब चीजों को अगर हम करेंगे, इनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, तो जो क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे उसमें हम गलती कम करेंगे। क्लियर है। तो इसलिए इनको अच्छे से डिटेल में करिए। फिर देखिए आप ये वाला एक सिंपल पेपर, बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंट, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये सारे टॉपिक्स को कर लीजिए। फिर ऊपर वाला करंट इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रिलेटिंग टू सोशल, मतलब करंट अफेयर्स वाला पार्ट, ये वाला आप करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को अच्छे से करिए, ठीक है। फिर ये 5th वाला स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी, प्रैक्टिस इन प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस सर्विस। इतना जो पेपर मैंने बताया, इतने पेपर को बहुत डिटेल में अच्छे से कम कवर करिए अब इससे लेके, ओके। और जो बाकी बचे उसमें से थोड़ा थोड़ा भी ध्यान दे रहे हो, फुल प्रो टाइप का भी नहीं पढ़ रहे हो, तो भी आपका 100 नंबर आ जाएगा। और जो पेपर को फुल प्रो टाइप से नहीं पढ़े हैं, उनमें से भी कुछ नंबर्स आपको, मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसा होगा जरूर आंसर कर दोगे। ये वाला भी पेपर एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, एथिक्स एंड वैल्यूज इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन, दिस इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट पेपर। सो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मैंने अंडरलाइन किया, इनको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए और बाकी को कम इंपॉर्टेंस दीजिए। सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए ज़्यादा कुछ, सब कुछ कॉमन है, लेकिन आपका इंजीनियरिंग ब्रांच से ज़्यादा कुछ रिलेटेड नहीं है, इसको अलग टाइप से पढ़ना होगा, ठीक है। हाँ, कुछ इंजीनियरिंग ब्रांच से रिलेटेड होंगे, कुछ ज़्यादा नहीं। जैसे बेसिक ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंट, तो हम एनवायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, तो उसमें एयर पोल्यूशन वगैरह इन सब चीज़ों का थोड़ा पढ़ लेते हैं, तो उससे कुछ क्वेश्चन आ जाएगा अगर तो आ गया, ठीक है। हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जैसे CPM, पट वगैरह, इन सब चीज़ों को थोड़ा पढ़ते हैं, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन आ गया तो आ गया, समझे क्या, ओके। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वगैरह तो सभी पढ़ते हैं। फिर एप्टीट्यूड रीजनिंग, इसको अच्छे से कर लीजिए, ओके। इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला जो सेक्शन है, इसमें कोनिक सेक्शन वगैरह कर लो, ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग, अपना फेवरेट, अपना प्यारा, इसके सिलेबस का। तो देखिए पेपर 1 में कौन कौन सा पेपर है। सो पेपर 1 में, लेट मी एक्सप्लेन यू। पेपर 1 में आपका पहला पेपर बिल्डिंग मटेरियल,
बिल्डिंग मटेरियल के अंदर जितने भी टॉपिक आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने सारा टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो यू कैन come and visit our channel and you can study building material from there. Not only building material, complete course जो यहाँ पे सिलेबस में होगी point to point you will find at our channel concept decoder. Solid mechanics, structure analysis, design of steel structure, design of concrete structure and masonry. Okay? अब देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें से ये वाला जो आरसीसी वाला जो पार्ट है यहाँ पे डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर एंड मैसनरी स्ट्रक्चर, इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्या है प्री के लिए, पहले तो आपको प्री क्लियर करना है। इसमें से इंपॉर्टेंट रखिए कोडल प्रोविजंस, आपको कोडल प्रोविजंस को पढ़ने हैं खास करके, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, उसी तरह से स्टील में आपको कोडल प्रोविजंस पे ज्यादा ध्यान रखना है प्री के लिए, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाएगा। जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हुए हैं उन टॉपिक्स का कोडल प्रोविजंस मेरा क्या क्या है, आप उस पर मेजर फोकस रखिए प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, और हर एक टॉपिक का कुछ ना कुछ बेसिक कैलकुलेशन तो होना चाहिए, बाकी कोडल प्रोविजंस पे ज़्यादा फोकस रखना है। फिर छठा पेपर जो है कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस एंड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, CPM पर देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है कि पहले इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग नहीं पूछता था, अब यहाँ पे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, एनालिसिस ऑफ रेट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ वर्क, रेट एनालिसिस, ये सब क्या है, टेंडर प्रोसेस एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, ये सब कुछ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का है। ठीक है, वहां का पार्ट है। अब यहाँ पे CPM पार्ट का एक ही चीज यहाँ पे रह गया, नेटवर्क एनालिसिस, और कन्वेंशनल क्वेश्चन जो है ना बेसिकली यहीं से बनता है, नेटवर्क एनालिसिस से, CPM एंड पट। ठीक है, सो ये जो पूरा का पूरा पेपर है कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस एंड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, पूरा का पूरा पेपर पहले जैसा नहीं है, ये चेंज हो गया है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। अपने चैनल पे विजिट करिए, आपको सारा का सारा सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा। नाउ पेपर 2 बहुत मेरा तो सबसे मजेदार पेपर है पेपर 2। ओके, पेपर 2 टफ भी है और हमारे लिए सबसे फेवरेट, फ्लूइड मैकेनिक्स। इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो, पाइप फ्लो पढ़ लेना है, हाइड्रोलिक मशीन्स को पढ़ लेना है, 2 पार्ट में है कवर, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। फ्लूइड मैकेनिक्स हमने पढ़ा दिया है कंप्लीटली डिटेल, ये वाला ऊपर वाला पार्ट। ओके, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड ओपन चैनल फ्लो, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा अपने कोर्स के अंदर में। हाइड्रोलिक मशीन अभी चैनल पे नहीं आई है, लेकिन वो भी जल्दी आ जाएगी। हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है इसके अंदर जो आपको अपने चैनल पे नहीं मिलेगा। हाइड्रोलॉजी अभी रिसेंटली हमने कंप्लीट किया है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, एक सबसे फेवरेट, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपको अपने कोर्स के अंदर नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट जियो टेक्निकल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, इसी से तो हमारा चैनल चला था। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं मिलेगा, जो कि आप कॉन्सेप्चुअली नहीं सीख पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट सर्वेइंग एंड जियोलॉजी। सर्वेइंग एंड जियोलॉजी, इसका सिलेबस में कुछ न्यू आइटम्स को ऐड किए गए हैं। यहाँ पे देखिए ये जियोलॉजी वाला। ओके, इसमें ज़्यादा नहीं है, बेसिक नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन प्रोजेक्ट, बस ये छोटा सा टॉपिक, इससे हो सकता है एक आध ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले, तो इस टॉपिक को कवर कर लेना है। नेक्स्ट, बाकी सर्वे जो है वो पुराना वाला जैसा है वैसा ही है। ओके, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। एक चीज ऐड किया गया, रिमोट सेंसिंग कॉन्सेप्ट्स, बस और कुछ नहीं। और ये सर्वे लेआउट फॉर कल्वर्ट, कैनाल, ब्रिज, इन सब चीज़ों को नहीं करना है, फालतू चीज़ें हैं इनको नहीं करना, लेकिन यहाँ से करना है ना, सेटिंग आउट ऑफ कर्व। ठीक है, ये करना है, सेटिंग आउट ऑफ कर्व करना है। फिर देखिए ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इसमें हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, बहुत सिंपल। टनल करो नहीं करो कोई मतलब नहीं है, उसका कुछ थ्योरी ध्यान में रख लेना है, ये बहुत सिंपल है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में जो आपको मेजर फोकस रखना है, जिससे आपका मेंस में या फिर ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा, ऑब्जेक्टिव में तो कहीं से भी पूछेगा, लेकिन मेंस में जो पूछेगा वो हाईवे सेक्शन से पूछेगा, एयरपोर्ट का वो बेसिक रनवे लेंथ कैलकुलेशन। ठीक है, रेलवे से आपको पूछ सकता है नेगेटिव सुपर एलिवेशन वगैरह। ओके, उसके ज्योमेट्रिक डिजाइन से रेलवे का, और हार्बर लेआउट एंड प्लानिंग, इन सब चीज़ों से कोई कन्वेंशनल क्वेश्चन ये सब नहीं बनेगी।
ठीक है, और पूछते भी नहीं है वो। So this is your basic syllabus for civil engineering, and if you are a civil engineering student and want or willing to prepare for ESC exam in complete and with full detail and full concept, then you can visit our channel Concept Decoder. So hope कि आपको एग्जामिनेशन का पैटर्न, फॉर्म सब कुछ समझ में आया। So if you like this video, इंफॉर्मेटिव लगी, देन दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।